आज हमारे बीच हमारे समय की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर लेखिका कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन जी हैं। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। और तस्लीमा दी আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছি। হ্যাঁ, নমস্কার। हमारे बीच हम लोग इस समय सौभाग्यशाली हैं कि हमारी आज की शाम तस्लीमा नसरीन जी के साथ गुजरने वाली है। तस्लीमा नसरीन एक ऐसा नाम जिसको अपनी पहचान के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं है। तस्लीमा नसरीन जिन्होंने सबसे ज्यादा जीवन में जिसका चुनाव किया वो था स्वाभिमान, और उस स्वाभिमान के बल पर वे यहां आज हमारे सामने हैं। तस्लीमा नसरीन जी को यहाँ इस मंच पर लाने में राजपाल प्रकाशन की प्रबंध निदेशक मीरा जौहरी का, प्रणव जौहरी का योगदान है। मीरा जी ने कहा कि मैं चाहती हूं तस्लीमा जी का एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग हिंदी का पाठक वर्ग है। हिंदी के बहुत सारे छात्र, बहुत सारे पाठक, बहुत सारे शोधकर्ता तस्लीमा जी को रूबरू देखना चाहते हैं, और इस लॉकडाउन के मौसम ने हमें यह अवसर दे दिया। तस्लीमा जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने दो में से एक का चुनाव किया। उनके सामने दो रास्ते थे, एक कि वो क्षमा मांग ले, और दूसरा रास्ता कि वे अपने पैरों पर अपने आत्मसम्मान के साथ अपने लेखन के बल पर खड़ी रहे। और वो हम लोगों को खुशनसीब बना रही हैं आज की शाम में। तस्लीमा नसरीन जी का परिचय मैं कुछ उनकी पुस्तकों का नाम बता करके दूंगी। उनके जो उपन्यास हैं उनमें लज्जा, शोध, फ्रेंच लवर, फेरा का नाम है। उनके आत्मकथा के 7 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। अमर में बेला, द्विखंडितो, उत्ताल हवा, वे अंधेरे दिन, मुझे घर ले चलो, नहीं कहीं कुछ भी नहीं, निर्वासन। और अभी 2 साल पहले जो उनका एक दूसरा उपन्यास आया बेशरम, जिसे लज्जा की उत्तर कथा के रूप में पसंद किया गया। आज उन्होंने हमें बड़ी सुखद सूचना दी कि उनकी एक नई किताब शाया हुई है, अनन्य प्रकाशन नई किताब से। तस्लीमा जी आप अपनी किताब का मुख पृष्ठ दिखाइए ताकि इस बातचीत का आगाज किया जा सके। एकला चलो ये किताब इनकी आज ही आई है, और हम लोग इस बारे तस्लीमा जी से बात कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप अपने प्रश्नों से तस्लीमा जी को से बातचीत करें, प्रश्नों के माध्यम से। मैं सिर्फ आपके बीच में एक भाषाई माध्यम हूँ। तस्लीमा जी हिंदी, अंग्रेजी और बंगला में बातचीत करती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी मातृभाषा को सबसे ज्यादा पसंद करती है, और इस मातृभाषा में वो हमसे बात करेंगी और अपनी कविताएं सुनाएंगी, अपनी रचनाओं के बारे में बात करेंगी, अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बात करेंगी। तो तस्लीमा नसरीन जी आपका हार्दिक स्वागत है। तस्लीमा दी आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है। आप जैसे ये जो समय है, लॉकडाउन का समय है, इस समय आप अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करती हैं? एक लेखक कैसे लिखना एक इन दिनों करता है, लिखने का काम कैसे करता है? कैसे आप अकेली रहती हैं बिल्कुल, और अपने उस अकेलेपन को कैसे एक रचनात्मक सफर में तब्दील करती हैं?
আমি বাংলায় বলবো কিন্তু। নিশ্চয়ই বলুন। আমি একলা আছি, প্রায় 1 বছর হতে চললো, গত মার্চ থেকে। আমার সঙ্গে আছে আমার বেড়াল। আর অনেক কিছুই করছি, আর সব কাজ আমাকেই করতে হচ্ছে, কারণ সাহায্যকারী কেউ নেই। তো একলাই তো থাকতে হয়। লেখা লিখি, যদি লেখার সময় তো একাই থাকতে হয়। খুব আমরা তো খুব ভিড়ের মধ্যে লিখি না, না? আর ভাবনাগুলো তো ভ্রমণ করছে। আমি আমার কল্পনায় অনেক কিছুই করছি, দেখছি, সেই কারণে লিখছি। প্রচুর যে লিখে ফেলেছি এই 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 লকডাউনের সময় বা এই এই গত 1 বছরে, তা নয়, কিন্তু লিখেছি। অনেক ভাবনা চিন্তা আছে। একটা উপন্যাস শুরু করব, কিছু গল্প লিখেছি, কিছু প্রবন্ধ লিখেছি। কবিতা লেখা হয়নি, তবে কবিতা লিখবো পরে, যখন ইচ্ছে হবে কবিতা লিখতে। গরিমা? হ্যাঁ, আমি আসলে আপনার আপনার জন্য যে প্রশ্ন এসেছিল সেইটাকে একটু পড়ছিলাম। अनेक लोग এসেছে, प्रगति मिश्रा, दिनेश, सजल यादव, अशोक शुक्ला। तस्लीमा जी ने जो कहा वो ये कहा कि इस लॉकडाउन में वो दूसरे अन्य लोगों की तरह ही बिल्कुल अकेली हैं और अपने घर का पूरा काम करती हैं। और लेखक जो लिखने के लिए जिसे कहा गया है कि उसे एक नितांत अकेलेपन की जरूरत होती है, तस्लीमा जी उसी अकेलेपन की तरफ इशारा कर रही हैं कि वो उनका रचनात्मक अकेलापन है और उसमें वो लिखती हैं। और उनके साथ उनकी एक प्यारी बिल्ली है। उसका नाम क्या है तस्लीमा जी आपकी? मीनू। 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 तो एक फिल्म बनी थी तस्लीमा जी, जो कि चूर्णी गांगुली ने बनाई थी, निर्वासन। और But उस that was not about me. ওই ছবিটা মিনুকে নিয়েই করার কথা ছিল, কিন্তু ফিকশন। ওটা আমার সঙ্গে যায় না, আমার জীবন কাহিনী নয় ওটা। অনেকে মনে করে। हाँ, কিন্তু हाँ, দেখবেন যে ছবিতে নাম লেখা হয়নি যে এটা हाँ, তসলিমার জীবন নিয়ে, यस, এইরকম কিছু নয়। तो वो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि आप वहां हैं। खैर, तो तस्लीमा जी आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले, बहुत सारे। আপনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন, তাই তো? आनंद साहित्य पुरस्कार, नाट्य शोभा पुरस्कार, शाखारोव फ्रांस सरकार द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार, स्वीडन की सरकार द्वारा कुर्ट टुकोल्स्की पुरस्कार और एम्परर हैज नो क्लोथ्स अवार्ड, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन फाउंडेशन यूएसए से। इसके अलावा भी अगर कोई पुरस्कार हमारी नजर से छूट रहा हो तो उसके बारे में भी बताएं कि कौन कौन से पुरस्कार मिले और पुरस्कार मिलने पर आपको कैसा लगता है, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? क्योंकि अगर পুরস্কার एक তো एक पुरस्कार मिले मिले किसी को, तो वो समझ में आता है कि चलिए एक पुरस्कार मिला तो उसको एक आह्लाद होता है। लेकिन आपको जो पुरस्कार मिले हैं वो एक किन्हीं विशेष परिस्थितियों के पुरस्कार है। বিশেষ পরিস্থিতি নয়। যখন আনন্দ পুরস্কারগুলো সাহিত্য পুরস্কার, কিন্তু হিউম্যান রাইটস এর জন্য, ফ্রিডম অফ থটের জন্য ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট দিয়েছে, ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট দিয়েছে, তারপর আরো অনেকে দিয়েছে পুরস্কার। দেশ থেকে কোনো পুরস্কার পাইনি। আমার কাছে মনে হয় যে এত সরকার এবং মৌলবাদীরা এত বিশাল আন্দোলন করেছে আমার বিরুদ্ধে, 4 লক্ষ মৌলবাদী পথে নেমে আমার ফাঁসি চেয়েছে, তারা আমাকে খুন করে ফেলবে আমাকে পেলে। আমার বই ব্যান করেছে সরকার, আমার অনেকগুলো বই ব্যান বাংলাদেশে। তারপর জিহাদিরা আমাকে খুন করতে চায় হাতির কাছে পেলে আমাকে। আজকে 26 বছর আমি নির্বাসনে আছি। তারপর যদি এই এত কিছু আমার বিরুদ্ধে চলছে,
এত কিছু, মৃত্যুর হুমকি, তারপরে নিষেধাজ্ঞা, দেশে ফিরতে পারবো না, তারপর যদি কেউ পুরস্কার দেয় সে আমার মুক্ত চিন্তার জন্য বা আমার যে মানবাধিকারের জন্য যে সংগ্রাম করছি, নারীর সমানাধিকারের জন্য যে সংগ্রাম করছি, সেই জন্য যদি পুরস্কার দেয় অবশ্যই ভালো লাগে, খুবই ভালো লাগে। আর তারপর সাহিত্যের যে জন্য যে পুরস্কার পেয়েছি সেটাও যদি দেয় ভালো লাগে। অনেক কিছুর পুরস্কার আছে, মুক্ত চিন্তা, বাক স্বাধীনতার জন্য, এই সংগ্রামের জন্য এবং সাহিত্যের জন্য। তবে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে যখন কোনো মেয়ে, আমাদের এই উপমহাদেশের মেয়েরা বিশেষ করে, অথবা ইউরোপ আমেরিকার মেয়েরাও যখন এসে বলে যে তোমার লেখা আমাদের শক্তি দেয়, সাহস দেয়, তুমি আরো লিখে চলো। এইটা আমার আমার জন্য সব বড় পুরস্কার। এই অন্যান্য যত বড় বড় পুরস্কার আছে, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট, এই গভর্নমেন্ট, সেই গভর্নমেন্ট, তার চেয়ে সবচেয়ে বড় পুরস্কার আমার কাছে যখন ওই মেয়েরা এসে বলে তোমার লেখা আমাকে শক্তি দেয়। এইটা আমি লক্ষ্য করেছি এবং এটা এখনো আমার এই মত। কারণ আমার লেখা যদি কাউকে পাল্টাতে পারে, কাউকে কাউকে শক্তি দিতে পারে, যেন তারা নিজেদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে নিজেরা, তো এর চেয়ে বড় কিছু একজন লেখকের জন্য, বিশেষ করে একজন সোশ্যালি কমিটেড লেখকের জন্য, এর চেয়ে বড় আর কোনো কিছু নেই। কারণ আমি সমাজটা বদলাতে চাই। সে কারণে আজকে আমি বাঙালি লেখক হয়েও বাংলাদেশে যেতে পারি না, বাংলাদেশে যেতে দেওয়া হয় না, পশ্চিমবঙ্গেও যেতে দেওয়া হয় না। তারপরও আমি উপমহাদেশ, মানে এই ভারতবর্ষকে বেছে নিয়েছি, যে এইখান থেকেও তো আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এক সময়, তারপরেও এটাকে বেছে নিয়েছি এখানে। কারণ এখানের ভাষা, কালচার আমি জানি, আমি যে ভাষায় লিখি সে ভাষা ভারতবর্ষের একটা অনেকগুলো ভাষার মধ্যে একটি ভাষা। তো এইখানে আমি খুব কমফোর্ট বোধ করি এবং আমি আই ফিল এট হোম এইখানে। সেই জন্যই আমি এখানে থাকি। কারণ আমি তো ইউরোপের নাগরিক, ওইখানেও ছিলাম অনেক অনেক কাল, কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে না, এটা আমার দেশ নয়। আমি যাদের জন্য লিখি আমি তাদের কাছে থাকবো, আমি সমাজটাকে বদলানোর চেষ্টা করব। তো আমি তো শুধু উপন্যাস আর গল্প কবিতা লিখি না, আমি প্রবন্ধও লিখি, যেখানে মানুষকে ইন্সপায়ার করি যেন তারা বিজ্ঞান মনস্ক হয়, যেন যুক্তিবাদী হয়, যেন ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি জন্য সংগ্রাম করে, যেন যেন এইসব মৌলবাদ, এইসব কুপমণ্ডুকতা আর এইসবের বিরুদ্ধে যেন সংগ্রাম করে, বাক স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, মানবাধিকারের জন্য এবং নারীর স্বাধীনতার জন্য। এই যে তবে এইটা যখন দেখি যে মানুষের মধ্যে আসলে কাজ করছে, তখন তো আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার সেটাই। तस्लीमा जी ने जो कहा मैं उसको संक्षेप में बता देना चाहूंगी अपने दर्शकों को, क्योंकि हो सकता है कि सब लोगों के लिए बंगला इतनी आसान ना हो समझना। तस्लीमा जी कह रही हैं कि वे जो भी लिखती हैं और जिसके लिए उनको पुरस्कार मिला है, उसमें से सबसे बड़ा पुरस्कार वह है जो किसी के जीवन को रास्ता दिखाने में, खास करके जब विश्व के किसी कोने से कोई स्त्री उन्हें कहती है कि आप और भी ज्यादा लिखिए, आपके लिखने से हमें प्रेरणा मिलती है, तो वो तस्लीमा जी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि अब तक बांग्लादेश में उनकी कई किताबें प्रतिबंधित कर दी गई हैं और इस प्रतिबंधन की वजह से उनकी बहुत सारी किताबें बांग्लादेश के पाठकों के पास नहीं पहुंच पाती उनकी मातृभाषा में। लेकिन हमें इस बात का भी गर्व है कि इसके बावजूद तस्लीमा जी की किताबों का, उनके उपन्यासों, उनके निबंध, उनकी आत्मकथा के सभी खंडों का कई भाषाओं में, भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और ये वे अनुवाद के माध्यम से कह लीजिए कि दोहरे स्तर के पाठकों के पास वे पहुंच रही हैं। और ये जो पाठकों के पास उनका पहुंचना है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे ये भी कह रही हैं कि मैं जो भी लिखती हूँ
वो सिर्फ उपन्यास और सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि मैं समाज को प्रेरणा देने के लिए और समाज को बदलने के लिए भी साहित्य की रचना करती हूँ। और मेरे लिखे हुए से यदि किसी एक भी व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, कहीं भी धर्मांधता का अंत होता है, तो मेरे लिखे हुए की सार्थकता और मुझे ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसी दौरान उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि कैसे उन्हें किस तरह की मौलवादियों द्वारा उनको किस तरह से मार देने की, उनके जीवन का अंत कर देने की धमकियों से नवाजा गया। और उन्होंने ये भी तय किया कि यद्यपि वो यूरोप की नागरिक है, वो जाकर के वहां रह सकती हैं, लेकिन वहां के प्रवास के दौरान उन्होंने पाया कि उन्हें अपनी भाषा, अपने जैसे दिखने वाले, महसूस करने वाले देश के पास रहना, देश में रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने भारत को चुना है। जी तस्लीमा जी। तस्लीमा जी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे इनबॉक्स में, और सब बहुत लोगों ने आपको प्रणाम किया है। और इसमें से मैं कुछ कमेंट्स आपके लिए पढ़ दे रही हूँ। जैसे सुधा थपलियाल ने लिखा है कि तस्लीमा जी को पढ़ा है, आज उनको देखने और सुनने का अवसर मिला, सुखद अनुभव। तो देखिए, आप संकोच कर रही थी तस्लीमा दी, लेकिन ये लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। दे आर रियली ओवरवेल्म्ड बाय सीइंग यू। और उसमें कई इन्होंने लिखा है कि रमेश कुमार रिपू ये कह रहे हैं कि आपके लेखन में पुरुषों का विरोध ज्यादा क्यों होता है? পুরুষের বিরুদ্ধে আমি লিখি না। আমি আমার অনেক পুরুষ বন্ধু, তাদের পক্ষে আমি খুবই লিখি। মানে আমার লেখা পুরুষতন্ত্র, এই সিস্টেম, পেট্রিয়ার্কাল এন্ড মিসোজিনিস্টিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে লেখা, সেইটার আমি সমালোচনা করি। ব্যক্তি পুরুষের বিরুদ্ধে আমার কোনো আক্রোশ নেই। ব্যক্তি পুরুষ বলছি না যে আমার অনেক বন্ধু ব্যক্তি পুরুষ, আমার যদি ঘৃণা থাকতো তাহলে আমি তো ওদের সঙ্গে মিশতাম না, তাই না? তো একটা, যেহেতু মেয়েরা এখানে খুব নির্যাতিত মেয়েরা সারা পৃথিবীতেই, কোথাও কম কোথাও বেশি, তো আমাদের এই উপমহাদেশে যে কারণে মেয়েরা বেশি ভোগে, সেটার কারণটা মেইনলি পুরুষতন্ত্র এবং ধর্মীয় মৌলবাদও আছে। তো এই দুটো মানে ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস করি আমি এগুলো। সুতরাং এটা পুরুষ বিদ্বেষ নয়। তবে কিছু পুরুষ তো সাংঘাতিক রকমের মিসোজিনিস্ট, তাদেরকেও তো আসলে ভালো হিউম্যান হতে হবে, সেইটাও আমি চেষ্টা করি। যে অনেকে বলে যে পুরুষতন্ত্র চলে গেলে নারীতন্ত্র আসবে, না, আমি কোনো নারীতন্ত্র চাই না, আমি চাই সমান অধিকার। এখন যদি নারী তার সমানাধিকার পায়, পুরুষরাও কিন্তু অনেক বেশি লাভবান হবে। কারণ এটা শুধু নারীরা লাভবান হবে না যদি নারী পুরুষের সমানাধিকার থাকে, কারণ প্রভু এবং দাসীর সম্পর্কটা কোথাও থাকবে না। প্রভু দাসীর সম্পর্ক তো খুব, সংসারে যে এখন আমরা দেখি প্রভু দাসীর সম্পর্ক, সেটা তো পুরুষের জন্য অবমাননাকর, শুধু নারীর জন্য নয়। तस्लीमा जी ने जो कहा वो उसका ये मतलब है कि वो कह रही हैं कि वो स्त्री के पक्ष और पुरुष के विरोध की बात नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ स्त्री को समानाधिकार देने की बात कर रही हैं। ताई ना कि तस्लीमा जी अपनी पेट्रियार्कल सिस्टम को, इस सिस्टम को समालोचना करी, सिस्टेमेर। आप हिंदी में भी? I don't know Hindi. I know Hindi, but my Hindi is very awful. So I think that it is better that you translate. আপনি জানেন অনেকরা লিখছে যে এই যে সম্ভাষণ হচ্ছে, এই সম্ভাষণটা যদি ইংরেজিতে হতো তো খুব ভালো হতো।
Somebody has asked that if we can talk in English, then he will be comfortable. But this Mr. Pankaj, I must tell you that we are doing this program for Rajpal publication, and that is mainly Hindi. for Hindi. For Hindi speaking and Hindi reading sphere. And I believe that in India, if we have this kind of opportunity to talk in our mother tongue, that is very convenient. And Yeah. more or less, Bangla is not very difficult in the sense the way she's speaking in a way where I mean that many of us, they may be understanding. But just I'm doing this little bit of interpretation just in order to make you more comfortable in this language. So if you keep on watching this program, you know, over a period of time, you will be able to understand, even if you will be able to talk in Bangla as well. तो तस्लीमा जी ने ये भी कहा कि तस्लीमा दी डॉक्टर विजया सती इनी আমার टीचर छिलेन हिंदू कॉलेज थे उनका कहना है कि थोड़ी सी भी तो हिंदी बोलिए, थोड़ा सा हिंदी आपका सुनने के लिए, आपका हिंदी, आपकी हिंदी नहीं, आपका हिंदी सुनने के लिए वो लोग थोड़ा सा चाहते हैं. तो आप कुछ भी हिंदी में बोलिए. और जो आप पितृसत्तात्मक पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बात कर रही हैं, तो आप ये बताइए तस्लीमा दी कि जो भारत का जो पितृसत्तात्मक समाज, क्योंकि पिछले शायद 1994 के बाद से आप लगभग भारत में बहुत साल से रह रही हैं, तो भारतीय पितृसत्तात्मक भारत से 2004 I think that I started living in India. Okay, it's already been 16-17 years, isn't it? মাঝখানে ছিলাম না, কিন্তু টোটাল আমার মনে হয় 15 years. Okay, 15 I have been living in India. Yeah. Before that, since 94, I lived in Europe, you know, different places, different countries in Europe, and also in North America. तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के पितृसत्तात्मक समाज में और बांग्लादेश के पितृसत्तात्मक समाज में क्या अंतर है तस्लीमा दी? ये more or less the same, एक ही है, एक ही जैसा है दोनों. बिल्कुल. वहाँ लड़कियों को बिल्कुल छूट है क्या बिना बुर्के और बिना पर्दे के स्कूल कॉलेज जाने की? क्योंकि आपकी आत्मकथा में ये जिक्र है कि आपने बुर्का नहीं पहना. Burqa was not essential. Still it is not essential, but মৌলবাদী এত বেড়েছে, ইসলামাইজেশন এত বেড়েছে বাংলাদেশে, যে এইটা কিন্তু শুরু হয়েছে এই মানে আমি মিড 90s বলবো না, এই 2000 থেকেই শুরু হয়েছে. এই সময়টায় গত 10 বছরে বোরখা হিজাব বাংলাদেশে অনেক বেড়েছে. আগে কিন্তু এইরকম ছিল না. আমাদের খুব কম মেয়েরা বোরখা পরতো, মানে আমার মা পরতো, কিন্তু সবার মা পরতো না. খুব আমার মা খুব রিলিজিয়াস হয়ে গিয়েছিল একটা সময়ে, তাই. তাছাড়া কিন্তু ইয়াং মেয়েরা পরতো না. এখন ইয়াং মেয়েরা হিজাব বোরখা পরছে. এটা খুব অ্যালার্মিং. বাংলাদেশে আমাকে লক্ষ লক্ষ মৌলবাদীরা মিছিল করলো, আমার ফাঁসির দাবি করলো, আমি চলে এলাম. তারপর দেখা গেছে যে আমাকে আমি তো আর চলে আসিনি, আমাকে গভর্নমেন্ট মানে বের করে দিয়েছে. আমি বলছি কি যে ওই একটা সময় ছিল যখন মৌলবাদীদের উত্থান হয়েছিল. তারপর তো মৌলবাদীরা দেশে ইসলামাইজেশন এমন ভাবে করেছে যে এখন মেয়েরা মানে মেডিকেলে পড়ছে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, বোরখা পড়ছে, হিজাব পড়ছে. এইটা আমাদের টাইমে ছিল না, 70s 80s 90s ছিল না. এটা নতুন. আমি বলছি কি তারপরও
পেট্রিয়ার্কাল সিস্টেম তো বোরখা পরো বা না পরো ওইটা একই না, ওইটা একই যে একটা পুরুষরা আছে, পুরুষরা ডমিনিয়ারিং, আর মেয়েরা তো তারা স্বনির্ভর হোক বা না হোক, তারা উপার্জন করুক বা না করুক, তারা পুরুষের আদেশ মতো তাদের চলতে হয় সমাজে। মেয়েদের এই করলে এটা করা যাবে না, সেটা করা যাবে না, কারো কারো সময় যে না লেখাপড়া করেছে চাকরি করতে পারবে না, পুরুষ স্বামীর আদেশ মতো চলতে হবে সবসময় তাদের ওপরে। হয় বাবা তাদের তাকে তাকে তার অধীনে থাকতে হবে, অথবা স্বামীর অধীনে থাকতে হবে, অথবা পুত্রের অধীনে থাকতে হবে। এই সোসাইটিতেও তো তাই। হ্যাঁ, কিছু কিছু মেয়েরা কিছু কিছু মেয়েরা ভাঙছে এটা, কিন্তু সে সংখ্যাটা খুব অল্প। কিন্তু আমি মনে করি এটা মেয়েদের কাজ নয় এই পেট্রিয়ার্কাল সিস্টেমটাকে ভাঙা। এটা নারী পুরুষ, সচেতন নারী পুরুষ উভয়েরই কাজ। কারণ এটা কোনো ভালো সোসাইটি নয় যেখানে পুরুষরা ডমিনেট করবে এবং মেয়েরা তাদের স্লেভ হয়ে থাকবে, বা চাইল্ড বিয়ারিং মেশিন হবে, বা সেক্স অবজেক্ট হয়ে থাকবে। এটা তো কোনো নারীর জন্য ভালো না, এবং এটা সহযাত্রী হিসেবে পুরুষের জন্য ভালো নয়। तस्लीमा जी का इस बारे में कहना है कि जो भारत की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा वो बांग्लादेश से अलग नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 वर्षों में वहां पर बुर्का और हिजाब का प्रचलन खास करके युवा युवा स्त्रियों में काफी बढ़ गया है। उन्होंने अपनी माँ का जिक्र करते हुए ये कहा कि उनकी माँ अपने जीवन के उत्तरार्ध में काफी धार्मिक हो गई थी और उन्होंने बुर्का पहना, लेकिन तस्लीमा जी ने खुद कभी बुर्का नहीं पहना। और वे ये कह रही हैं कि ये जो पितृसत्ता का जहाँ पर सवाल है, जहाँ जैसे कि स्त्री को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझना और जो भी नेतृत्वकारी क्षमताएं हैं वहां पर स्त्रियों की उपेक्षा और सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व, वहां पर वो कहती हैं कि ये स्त्री और पुरुष दोनों का मिल करके उनको इस तरफ प्रयास करना चाहिए ताकि वे मिल करके समाज की जो पितृसत्तात्मक जकड़न है उसको ढीला कर सकें, उसको तोड़ सकें। मुझे दुख है कि आप लोग इस तरह के कमेंट्स लिख रहे हैं कि बिल्कुल भाषा समझ में नहीं आ रही। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको भाषा समझ में आए। और वो क्योंकि वो मूलतः अपनी मातृभाषा में लिखती हैं और जिस भाषा में वो सोचती और लिखती हैं और उस भाषा में वो संप्रेषित करना चाह रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें निश्चित रूप से कुछ दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप इस धैर्य रखिए और कोई प्रश्न हो तो मुझे जरूर बताइए। তো তসলিমা থাকবে না, আমার ভাষাটা কারো পছন্দ হচ্ছে না বলে সবাই চলে যাবে, না না কিন্তু না আপনি না যেভাবে সুন্দর করে ট্রান্সলেট করছেন ওইভাবে তো আর আমি হিন্দি বলতে পারবো না। আমার হিন্দিটা হচ্ছে এই বাজারে গেলে মানে মাছওয়ালার সঙ্গে যেভাবে কথা বলি সেটা চলে, কিন্তু এইখানে চলে না। কিন্তু আপনি একটু একটু বলুন তারা শুনতে চাইছে, কিছুই বলুন না যা আপনি কি বলবো? आप अपनी कविता, किसी कविता के बारे में बताइए। आपकी सबसे प्रिय कविता कौन सी है? नो नो, ऐसे कुछ नहीं है जो मेरा प्रिय कविता। वो बहुत कुछ कविता मेरा अच्छा लगता है। और I wanted to read some poems in Bengali. Will that be allowed? या आप पढ़िए कविता, बिल्कुल। But again in Bengali, so nobody will understand. मैं इनको कई लोग समझ रहे हैं और जो अच्छा। लोग 50 लोग आपको এখানে देख रहे প্রেম নামে हैं। একটা কবিতা পড়বো, প্রেম। हाँ, ये प्रेम शीर्षक कविता तस्लीमा जी की आपके सामने है और वो अपनी अपनी कविता ये बंगला में पढ़ना चाहती है। যদি আমাকে কাজল পড়তে হয় তোমার জন্য, চুলে মুখে রং মাখতে হয়, গায়ে সুগন্ধি ছিটোতে হয়, সবচেয়ে ভালো শাড়িটা যদি পরতে হয়, শুধু তুমি দেখবে বলে মালাটা চুড়িটা পরে সাজতে হয়,
যদি তলপেটের মেদ, যদি গলার বা চোখের কিনারের ভাঁজ কায়দা করে লুকোতে হয়, তবে তোমার সঙ্গে অন্য কিছু, প্রেম নয় আমার। প্রেম হলে আমার যা কিছু এলোমেলো, যা কিছু খুঁত, যা কিছু ভুলভাল অসুন্দর থাক, সামনে দাঁড়াবো, তুমি ভালোবাসবে। जी। उन्होंने इस कविता में कहा कि यदि मुझे तुम्हारे लिए सजना और संवरना पड़े, तुम्हारे लिए काजल लगाना पड़े, तुम्हारे लिए बिंदी लगानी पड़े, তো তসলিমা দি আবার ওই লাস্টে যে দু লাইন আছে সেটা পড়বে লাস্টে। अरे हाँ तस्लीमा दी क्या बोला? लास्ट में जो दो पंक्ति दो लाइन है उसको फिर से पढ़िएगा আবার আচ্ছা, একটু ও যে পড়বেন। এইখানে একটা কথা আছে, যদি বিন্দি নয় শুধু, হ্যাঁ সবচেয়ে শুধু তুমি দেখবে বলে মালাটা চুড়িটা পরে সাজতে হয়, যদি তলপেটের মেদ, যদি গলার বা চোখের কিনারের ভাঁজ কায়দা করে লুকোতে হয়, তবে তোমার সঙ্গে অন্য কিছু, প্রেম নয় আমার। প্রেম হলে यदि তোমার, প্রেম হলে আমার যা কিছু এলোমেলো, যা কিছু খুঁত, যা কিছু ভুলভাল অসুন্দর থাক, সামনে दाঁড়াবো, তুমি ভালোবাসবে। उनका कहना है कि यदि मुझे तुमसे अपने अपनी अपनी आंख के किनारे की कोई हरकत, अपने अपने दुख का कुछ एक कण, अपना अपनी कोई भी असुविधा छुपानी हो और सिर्फ मुझे तुम्हारे लिए प्रस्तुत रहना हो, तो ये और कुछ भी हो सकता है, प्रेम नहीं है। यानी उनका उनका ये मानना है कि प्रेम अपनी स्वाभाविकता में ही अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। আর একটু तस्लीमा दी आपकी एक बहुत पुरानी कविता है, बहुत पुरानी, जो शायद आपने कहीं विदेश में पढ़ी थी, आमी फिर वो, यानी कि मैं लौट आऊंगी। मैं तस्लीमा दी की कविता का थोड़ा सा हिंदी में तर्जुमा कर देती हूँ और उसके बाद आप ये इनकी बांग्ला में आप इनकी कविता ये सुनिएगा। আপনি পড়তে পারবেন না এই কবিতাটা? हाँ 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 निश्चय। ये इस कविता में कह रही है कि आमी फिर वो, मतलब मैं लौटूंगी, लौटूंगी अपने देश के लिए। वो कह रही हैं कि मेरे लिए मधुपुर, नेत्रकोना, ये जगहों का नाम है, इस तुम मेरे लिए अपेक्षा करना, मेरा इंतजार करना। और वो चौरस्ता, जयदेवपुर का चौरस्ता, तुम भी मेरे लिए इंतजार करना, मैं लौटूंगी। मैं लौटूंगी अपने घर में, और अपने जहां पर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, गोला छूट का खेल, वहां पर मैं लौटूंगी। और मैं पूर्णिमा की रात जहां पर थी और जहां पर हम झूला झूला करते थे, उस जगह पर मैं जरूर लौटूंगी। और मैं उस बांस वन की तरफ भी लौटूंगी जहां पर कि आपको पास मेरा कविता है? जस्ट तो एक टू माने थोड़ा सा एक अंश है, थोड़ा सा एक ये कविता क्या आपको पास है? एक एक छोटा पार्ट है আপনার কাছে নেই কি? আমি পড়ে দেব বাংলা। हाँ বাংলাতে আছে তো। পড়বো? हाँ हाँ ये फिरबो। अब जो मैंने आपको कविता आपके सामने जिसका थोड़ा सा कह लीजिए कि अंश हिंदी में बोला, वो कविता बांग्ला में तस्लीमा जी पढ़ रही हैं। आमी फिरबो, मैं लौटूंगी। তবু ফিরবো, আমার জন্য অপেক্ষা করো মধুপুর, নেত্রকোনা, অপেক্ষা করো জয়দেবপুরের চৌরাস্তা, আমি ফিরবো। ফিরবো ভিড়ে, হট্টগোলে, খরায়, বন্যায়। অপেক্ষা করো চৌচালা ঘর, উঠোন, লেবুতলা, গোল্লা ছুটের মাঠ, আমি ফিরবো। পূর্ণিমায় গান গাইতে, দোলনায় দুলতে, ছিপ ফেলতে বাঁশবনের পুকুরে। অপেক্ষা করো আফজাল হোসেন, খায়রুন্নেসা, অপেক্ষা করো ইদুলারা, আমি ফিরবো। ফিরবো ভালোবাসতে, হাসতে, জীবনের সুতোয় আবার স্বপ্ন কাঁদতে। অপেক্ষা করো মতিঝিল, শান্তিনগর, অপেক্ষা করো ফেব্রুয়ারির বইমেলা,
আমি ফিরবো। মেঘ উড়ে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূবে, তাকে কফোটা জল দিয়ে দিচ্ছি চোখের, যেন গোলপুকুর পাড়ের বাড়ির টিনের চালে একবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে। শীতের পাখিরা যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূবে, ওরা একটি করে পালক ফেলে আসবে শাপলা পুকুরে, শীতলক্ষায়, বঙ্গোপসাগরে। ব্রহ্মপুত্র শোনো, শোনো ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মপুত্র শোনো, আমি ফিরব। শোনো শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, সীতাকুণ্ড পাহাড়, আমি ফিরব। যদি মানুষ হয়ে না পারি, পাখি হয়েও फिरबो একদিন। उनका कहना है कि मैं जरूर लौटूंगी इन सारी जगहों पर जिन जगहों को मैं छोड़ करके मुझे आना पड़ा, लेकिन मैं लौटूंगी जरूर। भले मनुष्य होकर के न लौट पाऊं, लेकिन पंछी होकर के तो लौटूंगी। ये तस्लीमा दी की कविता निर्वासन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाली कविता है। एक व्यक्ति जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, वह अपनी संवेदना में कितना एकाकी और कितना आहत महसूस करता है जब उसका देश, उसकी मिट्टी, उसके लोग, उसका परिवार सब कुछ उससे दूर चला जाता है। और वो कल्पना कर रहा है कि वो जरूर लौटेगा। उन सारे रास्ते, उन सारे घाटों, उन सारे बचपन के खेले हुए खेलों, बगीचों, घर की तरफ जहां वो बड़ा हुआ था। और वहां शायद मनुष्य के रूप में वो कभी ना लौट सके, लेकिन कभी तो पक्षी के रूप में तो लौटेगा ही, क्योंकि पक्षियों को वीजा की जरूरत नहीं होती। पक्षियों को मौत का कोई फरमान नहीं दिया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद तस्लीमा जी। तस्लीमा जी, अब हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपनी सभी पुस्तकों में से सबसे ज्यादा किस पुस्तक से जुड़ी हुई हैं? मैं आपको अपनी आत्मकथा के सभी खंडों में से, आपके उपन्यासों में I have written 45 books and 7 books of autobiography also. क्या sometimes দেখুন, কখনো কবিতা লিখতে পছন্দ করি, কখনো প্রবন্ধ, কখনো উপন্যাস, কখনো গল্প। তো এইরকম নেই যে আমি এই বইগুলোকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি। তবে সবকিছু লেখার পর আমার মনে হয়েছে যে আমি আরো একটু ভালো লিখবো, আরো একটু ভালো লিখবো। কোনো লেখাকে আমার মনে হয় না বাহ চমৎকার, এটা পারফেক্ট, এইরকম মনে হয় না। সবসময় মনে হয়েছে না, একটা এত বেশি ভালো হয়নি, ঠিক আছে আমি আবার লিখবো। তো मैं तो कभी नहीं satisfied थी। I think that আমার মনে হচ্ছে যে মানুষ আর বাংলা শুনতে পছন্দ করছে না। There are many, more than 61 people are watching. বাঙালি থাকে ঠিক আছে, বাট এনিওয়ে মানে আমি তো 45 মানে বই লিখেছি যেটা বলছিলাম। এর মধ্যে আপনি যেটা বললেন যে কোনটা আমার বেশি ভালো লাগে নাকি, আমার সব বই লেখার পর কিছুদিন ভাল লাগে, তারপর আমার মনে হয় যে না, এর চেয়ে আমার ভালো কিছু লিখতে হবে। মানে সুতরাং মানে আমি যে খুব যে সুখী তা না, আমি আরো কিছু ভালো কিছু লিখবো বলে বসে আছি, ঠিক আছে। তবে যখন যেটা ইচ্ছে করে, কবিতা আমার যখন লিখতে ইচ্ছে করে না আমি লিখি না, যখন আমার যেটা ইচ্ছে করে, যে ফর্মে ইচ্ছে করে সেটা লিখি। তবে এক্সপ্রেস করি আমার যে কিছু ভিন্ন মত আছে, কারণ আমার মতগুলো আবার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলে না, এগুলো আবার একটু ভিন্ন ভিন্ন বলে আমি পুরুষতান্ত্রিক লোকেরা, তারপরে যারা খুব নারী বিদ্বেষী বা ধর্মান্ধ মৌলবাদী রক্ষণশীল, এরা কখনো আমার লেখা এই জন্য পছন্দ করে না। ঠিক আছে, তোমার লেখা আমার লেখা পছন্দ করতে হবে না, কিন্তু ওরা মেরে ফেলতে চায় আমাকে, ওরা হার্ম করতে চায়, এইখানেই আপত্তি। কারণ ওরা ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনে বিশ্বাস করে না। আমি আবার
খুব ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনে বিশ্বাস করি। আমি মনে করি যে ওদেরও, আমার যারা শত্রু, যারা আমাকে মেরে ফেলতে চায়, ওদেরও বলার স্বাধীনতা আছে ঠিক যেমন আমার আছে। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে ওদের বলার স্বাধীনতা সব সরকারই মানছে, এই রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিস্টদের, কিন্তু কোন সরকারই আমার মানে फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माने ना। আমি বাংলাদেশের কথা বলছি। तस्लीमा तस्लीमा जी का कहना है कि उन्हें जब वो कोई किताब लिख रही होती हैं तो वो किताब उस समय वो उनको सबसे ज्यादा पसंद आती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा अनुभव होता है, और शायद ये हर लेखक को ये महसूस होता होगा कि वो इससे बेहतर लिख सकती थी, और वो फिर अगली किताब लिखने में लग जाती हैं। उन्होंने अभी तक 45 किताबें लिखी हैं, और इन 45 किताबों में वो ये नहीं कहती, उनको ये लगता है कि वे अभी भी असंतुष्ट हैं और वो निरंतर लेखन कर रही हैं। इसके साथ ही वो उनका ये कहना है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें वो विश्वास करती हैं, और वे चाहती हैं कि उनसे जो बातचीत और बहस है वो की जाए, न कि उनको धमकी दी जाए। और जो कि उनका कहना बिल्कुल सही है कि उनका कहना है कि जीने का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। वो ये कहती हैं कि जो लोग मेरे विरोधी हैं, मेरा लिखा हुआ पसंद नहीं करते, मैं उनको भी इस बात के लिए कहती हूँ कि उनको मुझे न पसंद करने का पूरा अख्तियार है, पूरा अधिकार है, और वो न पसंद कर सकते हैं, लेकिन किसी को धमकी देना, किसी को मौत की धमकी देना और मौत के घाट उतार देना, ऐसे फतवे जारी करना, इसके लिए वो बिल्कुल भी वे इसकी निंदा कर रही हैं, और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है। तो तस्लीमा दी, आपकी एक और कविता थी जो आपने शायद थी ओ मैं, ऐसी कुछ कविता थी। हाँ 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 हाँ, I like this poem. Should I read this? जी। ও মেয়ে শোনো, তোমাকে বলেছে আস্তে, বলেছে ধীরে, বলেছে কথা না, বলেছে চুপ, বলেছে বসে থাকো, বলেছে মাথা নোয়াও, বলেছে কাঁদো। তুমি কি করবে জানো? তুমি এখন উঠে দাঁড়াবে, পিঠটা টান টান করে মাথাটা উঁচু করে দাঁড়াবে, তুমি কথা বলবে, অনর্গল বলবে, যা ইচ্ছে তাই বলবে, জোরে বলবে, চিৎকার করে বলবে, এমন চিৎকার করবে যেন ওরা দু হাতে ওদের কান চেপে রাখে। ওরা তোমাকে বলবে ছি ছি, বেহায়া বেশরম, শুনে তুমি হাসবে। ওরা তোমাকে বলবে তোর চরিত্রের ঠিক নেই, শুনে তুমি জোরে হাসবে। বলবে তুই নষ্ট ভ্রষ্ট, তুমি আরো জোরে হাসবে। হাসি শুনে ওরা চেঁচিয়ে বলবে তুই একটা বেশ্যা। তুমি কোমরে দুহাত রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলবে হ্যাঁ আমি বেশ্যা। ওদের পিলে চমকে উঠবে, ওরা বিস্ফারিত চোখে তোমাকে দেখবে, ওরা পলকহীন তোমাকে দেখবে। তুমি আরো কিছু বলো কিনা শোনার জন্য কান পেতে থাকবে। ওদের মধ্যে যারা পুরুষ তাদের বুক দুরু দুরু কাঁপবে, ওদের মধ্যে যারা নারী তারা সবাই তোমার মতো বেশ্যা হওয়ার স্বপ্ন দেখবে। इस तस्लीमा दी, इस कविता के बारे में आप कुछ बताइए, जैसे भी हिंदी में बताइए, अंग्रेजी में बताइए। ये कविता लिखने के बाद बताना तो जरूरत नहीं है। इफ बताना जरूरत है तो वो कविता संपूर्ण नहीं है। जी, एक्सप्लेन करना क्यों जरूरत है? पाठक जैसे फील करेगा वही सबसे लेकिन अच्छा है। हमारा जो पाठक है तस्लीमा दी, वो हिंदी का पाठक है, तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन ये तो ट्रांसलेशन I don't have हिंदी ट्रांसलेशन। इफ यू कैन आप थोड़ा इस कविता के बारे में बताइए, ये कविता आपने क्यों लिखी? কেন লিখেছি বাংলায় বলছি যে এইখানে মেয়েরা যখনই দাঁড়াতে চায়
মেয়েদেরকে দাবিয়ে রাখা হয় সবসময় এই পুরুষতন্ত্র, মানে এই সিস্টেম বলছে মেয়েরা মেয়েরা কাঁদো, মেয়েরা নত হও, মেয়েরা মেয়েরা কথা বলো না, মেয়েরা চুপ থাকো, এইসব এইসব তো আমাদের সমাজে ঘটছে। তো কিন্তু মেয়েদের কি করা উচিত? মেয়েদের এগুলো মানা উচিত নয়। এইসব আদেশ, পেট্রিয়ার্কাল সিস্টেমের আদেশ মেয়েদের মানা উচিত নয়। মেয়েদের দাঁড়ানো উচিত, যা যা বলবে হেসো না, তখন হাসা উচিত। যা যা বলবে তোমাকে দাবিয়ে রাখার জন্য, তুমি এগুলো মানবে না, তুমি প্রতিবাদ করবে। তারপর তোমাকে বলবে তুই বাজে, তোর চরিত্র খারাপ, তুই তুই বেশ্যা, এরকমও বলে মানুষ। মেয়েরা সাধারণত বেশ্যা বলবে বা বা তাকে খারাপ মেয়ে বলবে, এই ভয়ে মেয়েরা পথ চলে না, মেয়েদের যা ইচ্ছে করছে সেগুলো করে না। তারা নিজেদের ইচ্ছেকে সংবরণ করে। তারা এই সমাজকে মানে সুখী করার জন্য তারা এরকম মানে একটা নানা রকমের অপারেশন গুলো মেনে নেয়, ডিসক্রিমিনেশন গুলো মেনে নেয়। তারপর তারা প্রতিবাদ করে না, তারা যেইভাবে সমাজ তাকে ভালো বলবে সেইভাবে করেন। স্বামী অত্যাচার করলেও সেটা সহ্য করে, কারণ স্বামীকে যদি সে ডিভোর্স দেয় তাহলে বলবে যে এই মেয়ে খারাপ, স্বামীকে খারাপ বলবে না, মেয়েটাকে খারাপ বলবে, যদিও দোষ স্বামীর। এইরকম এইসব বলে। আর মেয়েরা যদি তার মতো চলতে চায়, তার মতো ভাবতে চায়, তার মতো কথা বলতে চায়, তাহলে লোকে বলবে, সমাজ বলবে ও খারাপ মেয়ে, বেশ্যা। তখন আমি মেয়েদেরকে উৎসাহ দিয়েছি এই বলে, যখনও বেশ্যা বলবে তুমি কিন্তু ভয় পেও না, তুমি বলবে হ্যাঁ আমি বেশ্যা, মানে কি তোমার কথাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। এইটা বললে তুমি যদি শক্ত হও, তুমি যদি প্রতিবাদ করো, তাহলে দেখবে যে যে পুরুষরা তোমাকে নিন্দা করছিল তারাই হকচকিয়ে যাবে, তারাই মানে ভয় পেয়ে যাবে। আর সেই নারীরা তোমার মতো হতে চাইবে, তোমার মতো সাহসী, যে কিছুকে সমাজের এইসব এইসব রক্তচক্ষুকে পরোয়া করে না। বোঝাতে পারলাম? हाँ, खूब भालो। तस्लीमा जी का कहना है कि जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो जो कुछ करना चाहती हैं, वो भी उन पर जितने सामाजिक संस्थाओं के और मर्यादा के जो दबाव हैं, धार्मिक दबाव हैं और भी तरह के जितने दबाव हैं, उन दबावों के कारण वो सब कुछ वो कर नहीं पाती जो कि करना चाहती हैं। और जब वो करने लगती हैं, जब सिर उठा करके चलने लगती हैं, तो समाज उन्हें जिसे हम वेश्या कहते हैं उस नाम से पुकारता है। और तब वो बहुत सारी वहां पर बैठी हुई स्त्रियां, जिस समय उस औरत बोलती है उस समय पुरुषों के कलेजे धड़ धड़ करने लगते हैं, उनकी धुकपुकाहट बढ़ जाती है। उस समय वो स्त्री जो आवाज उठा रही है, जिसको वो वेश्या कह रहे हैं, उस जैसी ही अन्य स्त्रियां होना चाहती हैं। तो ये होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। हाँ जी, आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, शायद इंटरनेट की गड़बड़ी थी इसलिए। तस्लीमा जी, आपके लिए सवाल है कि आपके लिए एक सवाल है कि डॉक्टर प्रवीण कुमार ने ये सवाल भेजा है कि आपने रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा है क्या? पढ़ा है तो क्या उनका सबसे ज्यादा पसंद? जी, उनका सवाल है कि पढ़ा है तो क्या ज्यादा पसंद है आपको उनका? उनका गाना एंड द शॉर्ट स्टोरीज बहुत पसंद है। अच्छा, कोई खास कविता टैगोर की आपको बार बार याद आती है? रियली रविंद्र संगीत, कोई मैं संगीत बोला एंड शॉर्ट स्टोरीज बोला। हाँ, तो कोई रविंद्रनाथ तो प्रबंध, कविता, बहुत उपन्यास, बहुत कुछ लिखा ना, तो आई लाइक हिज सॉन्ग्स एंड हिज शॉर्ट स्टोरीज।
जी, तो उम्मीद है प्रवीण जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और कवि शरद कुमार का पूछना है, क्या भारत में सचमुच अभिव्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है? आपको भारत के संदर्भ में क्या लगता है? तस्लिमा दी ও জিজ্ঞেস করতে চাইছে कि do you feel that there is exploitation of right of expression in India? देखिए, ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कंपेयर, इफ आई कंपेयर ना, तो भारते तो अनेक बेशी एक्सप्रेशन का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बांग्लादेश और पाकिस्तान और some other countries, especially মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রিজ, ওইখান থেকে তো ভারতে অনেক বেশি আছে। তবে আমি ভারতকে আমি বলছি না যে ইউরোপ এবং নর্থ আমেরিকার মতো ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন আছে, এটা বলবো না। কিন্তু কিন্তু এই উপমহাদেশে আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি এখানেই আছে। মানুষ প্রতিবাদ করছে, তবে কিছু কিছু তো হয়, কিছু কিছু অসুবিধে তো হয়, কিছু কিছু অসুবিধে হয়। तस्लीमा जी का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की अपेक्षा यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं उनको असुविधा महसूस होती है। रवि रंजन जी का एक सवाल है तस्लीमा जी, कि आमतौर पर भारतीय भाषाओं के रचनाकारों के लिए दिल्ली না, या আমি একটা কথা মাঝখানে বলতে চাই যে আমাকে যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল 2007-এ, আমাকে যে 2007-এ এই হায়দ্রাবাদে আমাকে যে মারা হলো, অ্যাটাক করা হলো, ফিজিক্যাল অ্যাটাক ইন হায়দ্রাবাদ, এন্ড দেন আই ওয়াজ ব্যানিশড from West Bengal. Why? It's because my freedom of expression was, ওরা আমার freedom of expression মানতে চায় না, তাহলে এটাকে তো ভায়োলেশন বলবই। তারপর 2008-এ I was forced to leave India. I was not allowed to come back, in 2009-10. I came 2011-তে আমি এসে থাকা শুরু করেছি। তাতে তো বোঝা যায় যে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, আমার ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনটা মানে না। পরে একটা তো রায়ট মতো হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গলে, তসলিমা গো ব্যাক, তারাদের ব্যানার হাতে ছিল। কেন? ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনটা মানছে না আমার। তাতে তো কিছু তো বোঝা যায় যে যে এখানে মানে সবাই যদি ভিন্ন মত হয়, যদি my opinions are different from their opinions, then many people don't agree with that. तस्लीमा जी का कहना है कि 2007-8 में उन्हें पश्चिम बंगाल से निकलना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका अभिव्यक्ति उनकी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। और उसके बाद 2008 में भी उनके साथ जो हैदराबाद में जो 2007 में उनकी किताब शोध शीर्षक किताब पर एक कार्यक्रम हुआ था। शायद इमान्यूल नाम के एक कोई थे, उन्होंने कार्यक्रम करवाया था और ठीक से पुलिस व्यवस्था वहां पर उन्होंने पहले से नहीं की थी, जिसकी वजह से कार्यक्रम का जब समापन हो रहा था, वो भोजन के लिए जा रही थी, उस समय हैदराबाद के कुछ कट्टरपंथियों ने वहां पर हमला कर दिया और बहुत मुश्किल से पुलिस ऐन मौके पर जब पहुंची, उस समय तक काफी कुछ उस सभा स्थल का नुकसान हो चुका था और बहुत मुश्किल से तस्लीमा जी को वहां से बचाया गया और वहां से वो निकली। तो उनका कहना है कि जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहता तो ऐसी जान की धमकी और मारने की धमकी ये सब उनको क्यों मिलती और क्यों उन्हें पश्चिम बंगाल छोड़ करके आना पड़ता। इसी से संबंधित तस्लीमा जी एक सवाल है रवि रंजन जी का। उन्होंने लिखा है कि आमतौर पर भारतीय भाषाओं के रचनाकारों के लिए दिल्ली या अन्य राज्यों के बजाय अपने भाषा भाषी प्रदेश में रहना ज्यादा सुविधाजनक होता है।
ऐसे में आपने दिल्ली के बजाय कोलकाता या बंगाल के किसी नगर को अपने रहने के लिए क्यों नहीं चुना? भारत सरकार, क्या आपने भारत सरकार या ममता बनर्जी से कोई अनुरोध किया? বহুতবার অনুরোধ কিয়া, বাট তারা আমার আমার কথা শোনে না, আমাকে কলকাতায় যেতে দেয় না, আর আমাকে বাংলাদেশে যেতে দেয় না। না হলে আমি বসে আছি অ্যাকচুয়ালি। আমি যে পশ্চিমবঙ্গে ছিলাম বা ওখানে থাকছিলাম, সেইটা কিন্তু আমি ইউরোপ ছেড়ে আমি পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলাম শুধু বাংলা ভাষার সঙ্গে থাকার জন্য। হ্যাঁ, কিন্তু তারপর তো আমাকে 4 বছর পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় থাকার পর তো আমাকে তাড়িয়ে দিল। তারপর আমাকে কলকাতায় কোনো অনুষ্ঠানেও যেতে দেওয়া হয় না, বাংলাদেশে তো ঢুকতে দেওয়া হয় না আজকে 26 বছর, আর গভর্নমেন্ট যেতে দেয় না। এখানে পশ্চিমবঙ্গেও একই অবস্থা। না হলে আমি বাঙালি লেখিকা, আমার তো খুব ইচ্ছে করে বাংলায় থাকতে, যদি বাংলাদেশে সম্ভব না হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে থাকতে, কিন্তু ওরা তো আমাকে ঢুকতে দেবে না। অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু হয়নি। तस्लीमा जी का कहना है कि वे चाहती हैं कि वो बंगाल में रहें, अपने भाषा भाषी प्रांत में रहें। बांग्लादेश में वो पिछले 26 सालों से नहीं जा पा रही हैं। उनको वहां पर घुसने की, उस देश में घुसने की ही कोई परमिशन ही नहीं मिल रही है। और जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, कोलकाता का सवाल है, वहां पर उन्हें कई सालों से जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि वो वहां अगर जाएं और वहां पर किसी कार्यक्रम में शामिल होना चाहें तो उसके लिए भी उनके पास अनुमति नहीं है। और इसके लिए उनको इस बात का बिल्कुल दुख है, और वो अच्छी तरह से इस बात को समझ रही हैं कि ये वो जिस भाषा में काम कर रही हैं, जिस भाषा में वो सोच रही हैं, जिस भाषा में वो लिख रही हैं, जिस भाषा में भाषा की मिट्टी से उनके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, दुर्भाग्यवश वो उस भाषाभाषी प्रांत में नहीं रह पा रही हैं। उनकी इच्छा है लेकिन वो इसके लिए विवश हैं और इसके लिए वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, और नतीजा ये है कि उनको दिल्ली में रहना पड़ रहा है। और लेकिन मैं सच पूछिए तो मैं इस बात से मैं समझती हूँ कि आपको दिल्ली में रह करके भी बहुत सारे ऐसे अवसर जरूर मिल जाते होंगे जिसमें आप अपनी भाषा में बात कर सकें, अपने भाषा भाषी लोगों से मिलजुल सकें। तो इसलिए आपका दिल्ली में रहना हमारे लिए या हमारे पाठकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही स्तुत्य है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो तस्लीमा जी, आप बताइए कि इन दिनों आप क्या लिख रही हैं? What are you writing these days? I am now writing short stories, and I write columns for newspapers regularly. वो लिख रहे हैं and short stories. But I like poems, but I should write some poems also. अच्छा, आप कविताएं लिखती हैं और इन दिनों आप निबंध लिखती हैं और कुछ अखबारों के लिए और कुछ कॉलम्स। निबंधों का किताब बाहर हुआ, बंगाली किताब, just few days ago. ये इनकी निबंध की किताब है जो कि कुछ दिन ऑनर दारालम, स्टैंडिंग टॉल। हाँ, सीधी खड़ी हुई, इसका कुछ ऐसा ही अर्थ होगा। और वो इस किताब के लिए काफी उत्साहित हैं और ये उनके निबंधों का संग्रह है। वो निरंतर वैचारिक निबंध लिखती हैं और आपने अमृता बेरा के अनुवाद से उनको हिंदी में काफी पढ़ा होगा। हंस में लगातार वो छप रही थी और शायद शब्द बेधी जो कॉलम था उसमें आप लिखती थी। हाँ, नेक्स्ट टाइम आई विल स्पीक इन हिंदी हियर। वो अगली बार अपने दर्शकों और पाठकों से हिंदी में बात करना चाहेंगी और अपनी तस्लीमा दी, अभी जो आपकी किताब आई है बेशरम, आपने उसके बारे में कहा है कि वो लज्जा का एक्सटेंशन है और लज्जा की उत्तर कथा है, सीक्वल।
इक्वल, हाँ, उत्तर कथा उसका उसकी श्रृंखला में है। कैसे, इसके बारे में कुछ बताइए। जबकि क्या? जबकि ध्यान देने की बात है कि लज्जा जब आपकी किताब आई थी उसके बाद से ये सारा बवाल शुरू हुआ था, और आपको आपको वो वहां जो से। कैरेक्टर्स है ना, सुरंजन, his family, हम्म। Sudhamoy, his father, and Kiranmoy, his mother, and Maya, his sister. What happened? What happened afterwards? They left Bangladesh. They came to Calcutta and they settled there. And then afterwards, what happened? How, they're living their life. I just described it in everything in Besharam. The name, it was published also by HarperCollins. The title of the book is Shameless. And in Bengali, it is Ekul Okul. In Hindi, it is Besharam. Different names. And in Malayalam, it's called Shame Again. But it's about Suranjan and his family. But it's not that political. Lajja was very political. What happened to Hindu community in Bangladesh? How fundamentalists, tortured Hindus, and how they felt insecure and they left the country. So big exodus. So Besharam is totally a different stories. It's like more like, their personal life, their sufferings. They have changed the country, but उसको तो दुख सब चला नहीं गया, इनसिक्योरिटी सब चला नहीं गया। दे आर बहुत खुश है, सब कुछ मिलता है, ऐसे कुछ नहीं है। दे स्ट्रगल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रगल दे हैड। वो बांग्लादेश में इधर थोड़ा अलग प्रॉब्लम्स है। सो वो मैं बताया। आप डिड यू रीड दैट? यस, आई रेड। तो that was I wrote that book when I was under house arrest in Calcutta. In Calcutta, I was forced to live under house arrest for 4 months. And then I was not allowed to go out. I was not allowed to meet anyone. Then I wrote that book. And then, I was forced to leave West Bengal. And then I was put under house arrest again in Delhi. You knew Delhi as well. I was living in a safe house, but that was not a safe house. I was forced to live under house arrest. Then my health condition became very, very bad, and I was not allowed to go to see any doctor. I was not allowed to get medicine. Then I had to leave the country. I was forced to leave the country. I was coming back to get the extension of my visa, of my residence permit. I was provided the residence permit, the extension of my residence permit, but I was not allowed to live in India. At that time, I got a fellowship at New York University, only because, I lived in New York only because I was not allowed to come to India. And then in 2011, I really struggled a lot to get the permission to live here. But anyway, so I'm here. Nobody is throwing me out of the country. I love India, so I love to live here. It's like my country. I feel at home. And if you are a writer and if you need to write, you need to feel at home, And also I live here. I'm happy because some people, Bengali people or friends and relatives can come to see me here. If I lived in Germany or France or America, not so many people could go and see me. Not only that, I'm staying here not because that some friends can come and see me. It's not that. I love Bengali. I love
I love India. So here, everything looks like my country. So that I love to live here. Are you comfortable here? Yeah. You feel comfortable? Yes. क्या अपने आप को आप वैसा ही मुक्त महसूस करती हैं जैसे बांग्लादेश में होती तो? Yeah. ऐसा আপনি কি নিজেকে সেরকমই ফ্রি ফ্রি মানে ফিল করেন যদি আপনি বাংলাদেশে থাকতেন তো? বাংলাদেশে তো প্রশ্নই ওঠে না, বাংলাদেশ তো আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু এইটা না, যে এক্সাইলে থাকে তার এক একটা দেশে এক এক রকম। আমি বিভিন্ন দেশে থেকেছি। আই লিভড ইন ফ্রান্স, ইন জার্মানি, ইন সুইডেন, ইন 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 আমেরিকা, and also in India, also in Bangladesh, but they're different. But wherever I stay, I like to express my opinions without any fear. But sometimes I have to think, but of course I could express my opinions freely when I lived in Europe and America. But here, I'm happy that I'm in India at least. I'm not in Bangladesh. If I ever get any kind of any chance to end Bangladesh, then I would be killed right away. But here, I'm happy. आपको लगता है कि आपको ज्यादा घर में रहना पड़ता है, ऐसा लगता है? आपको लगता है? क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ दिल्ली में ज्यादा घर के अंदर रहना पड़ता है? because of COVID-19, I have been living ज्यादा मैं घर में रहती हूँ। आफ्टर वैक्सीनेशन मैं तो बाहर जाऊंगी ना, मैं बहुत बाहर जाती है, बहुत सिनेमा जाती है, नाटक देखने के लिए जाती है, शॉपिंग सेंटर्स जाती है, फ्रेंड्स को मीट करने के लिए प्रेस क्लब जाती है, रेस्टोरेंट जाती है, IIC जाती है, everywhere. I'm just like I lead a kind of normal life here. But because of the lockdown or because of COVID, because of this pandemic, मेरे तो घर पे ज्यादा रहना ही पड़ेगा ना, because I have diabetes, hypertension, so I don't want to die now. I have to write more books. तस्लीमा दी, कुछ सवाल हैं। अरे सवाल है, घंटा हो गया, 7 बज गया। कुछ सवाल हैं, आप कहें तो मैं पढ़ूं? ये वंदना चौबे हैं, ये BHU में पढ़ाती हैं, हिंदी पढ़ाती हैं, प्राध्यापक हैं। और वंदना जी नमस्कार। और उनका सवाल है तस्लीमा जी आपसे। तस्लीमा जी, इधर कुछ लंबे समय से हिंदू धर्म को लेकर जिस तरह की आपकी प्रतिक्रियाएं रही हैं, उनका असर भारत की प्रतिक्रियावादी राजनीतिक ताकतों को बल देता है। आपकी टिप्पणियों को हिंदूवादी ताकतें वर्चस्व की राजनीति के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि भारत खुद कट्टरपंथ की ओर बढ़ता जा रहा है। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगी? ये तो मैं क्या बोलूंगी, इधर तो लोग है सब कुछ। मेरा ये ऐसा नहीं लगती है जे भारत को कट्टरपंथी का बहुत जय हो जाएगा। बहुत लोग इधर सेकुलर है। मैं तो सेकुलरिज्म में बहुत विश्वास करती है, गणतंत्र में विश्वास करती है, स्वाधीनता में बहुत विश्वास करती है। ये विश्वास करने वाला लोग बहुत है इधर, तो इसीलिए कट्टरपंथा मेरा लगता नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो
बहुत है, बांग्लादेश तो बहुत खराब हो गया। बट मेरा विश्वास भारत का ऊपर है, जो भारत ऐसा नहीं होगा। भारत का गणतंत्र बहुत दिन से है। तो इधर इधर सब कुछ अच्छा रहेगा, मेरा लगता है। अच्छा, एक और सवाल है शांति निकेतन से डॉक्टर जगदीश भगत का, कि बांग्लादेश में स्त्रियों ने जो लिखा है उनके ऊपर कोई टिप्पणी कीजिए। बांग्लादेश के स्त्री साहित्य पर कुछ बताइए। ये वर्तमान में कैसा कैसा साहित्य लिखा जा रहा है, इस समय कौन कौन सी स्त्रियां लिख रही हैं, क्या आप उनके संपर्क में हैं, और वो आपसे कैसे प्रेरणा लेती हैं? हाँ, अभी मेरा देखिए, मैं जब 80s में, मिड 80s, तो मैं एक्चुअली स्टार्टेड तो 70s से लिखना। तो 80s में मेरा किताब बाहर हुआ, मैं न्यूज़पेपर में रेगुलर कॉलम लिखती थी। तो जे इन 80s एंड 90s दैट लोग मेरे को बहुत जे 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 मिसोजिनिस्ट एंड पेट्रियार्कल माइंडसेट जिधर है, वो तो मेरे को बहुत अपोज किया। मैं देखती हूँ जो आजकल नया न्यू जे राइटर्स है ना, वो मेरे जैसा लिखती है, बट वो अप्रिशिएटेड होते हैं। तो ये तो अच्छा है। जी, जे लिखने के लिए मेरे को देश से निकाल दिया, मेरे ऊपर फिजिकल अटैक हुआ, हाँ, मेरे को मार डालना चाहता था इतना लोग, आजकल वो मेरा आइडियाज अप्रिशिएटेड होता है। हाँ, थोड़ा मैंने थोड़ा मैंने देखा, कुछ। नूरजहान बोस को देखा आगुनमुखार में, जिन्होंने लिखा, तो उनको हम्म अप्रिशिएट किया गया वहां पर। The Rokeya, 100 years ago, बेगम रोकेया was born। वो तो बहुत कुछ उसी टाइम बहुत उन्होंने लिखा। एंटी वुमेन्स राइट्स के लिए लिखा। उनको भी प्रॉब्लम हुआ, इतना ज्यादा प्रॉब्लम मेरे जैसा नहीं हुआ, क्योंकि वो हिजाब पड़ा था, हस्बैंड को साथ रहती थी। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। मैं तो हस्बैंड मानती नहीं है, इसीलिए पेट्रियार्कल ये अटैक मेरे ऊपर ज्यादा होता है। मिसोजिनिस्ट तो मेरे ऊपर बहुत नाखुश है। बट रोकेया का खूब अच्छा लगता है वो लोग को, क्योंकि रोकेया तो बहुत हिजाबी नारी था ना, हाँ नारी हाँ थी। हाँ हाँ। बट एनीवे, सो अभी मैं इतना जानती नहीं है फेसबुक, बिकॉज ऑफ फेसबुक मैं तो कुछ पढ़ा, नया नया राइटर्स। sometimes I feel like they're writing what I used to write, the same thing. But good that धीरे धीरे कुछ लोग ये सचेतन हो रहा है। तो यंग जनरेशन में ना दो दो टाइप ऑफ यंग जनरेशन है। एक तो पूरा फंडामेंटलिस्ट हो गया, जिहादी हो गया, क्योंकि मस्जिद एंड मदरसा बहुत बनाता है गवर्नमेंट, इसीलिए इसीलिए हो गया। और इस्लामाइजेशन तो होता ही है, because the money coming from the rich Arab countries. And also some people are really becoming very agnostic and feminist and humanist। ये अच्छा है। कुछ ज्यादा ऑपरेशन कोई ये में सोसाइटी में होता है तो कुछ लोग रिवॉल्व करता है, वो हुआ। हाँ, ठीक है। आपकी बातचीत बहुत पसंद आ रही है लोगों को, और कुछ थोड़े से सवाल और हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। एक प्रोफेसर भरत प्रसाद हैं, उन्होंने आपके लिए लिखा है कि पूर्वोत्तर में मैं एक पत्रिका आरंभ कर रहा हूं, देशधारा। देशधारा, इस पत्रिका का संरक्षक बनाने के लिए तस्लीमा जी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। और अर्चना उर्वशी ने लिखा है कि नमस्कार तस्लीमा नसरीन जी, हार्दिक स्वागत। और कई लोगों ने आपके लज्जा उपन्यास की चर्चा की है, उन्हें अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और प्रगति मिश्रा ने लिखा है कि आपको किसी भी भाषा में सुनना हमें अच्छा लग रहा है, और हम लोग बिल्कुल आपको समझ रहे हैं। और बहुत बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ की है कि आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। और
अमिताभ रंजन कानून ने लिखा है, डू यू थिंक द एग्जाइल एनरिच्ड यू एज अ ह्यूमन बीइंग और इट टेक्स यू बैक सो दैट यू कांट राइट एनी मोर? मतलब इनके सवाल ना, में मैं तो जितना ही ज्यादा खराब परिस्थिति हो मैं लिखती हूँ। मेरा लिखने के लिए इफ यू नो आई एम I get forced to leave India, even though I will continue my writing without any compromise. और तो अभी आपके लिए किसी ने लिखा है कि I for आप, one will not be silenced. हाँ बोलिए। हाँ, कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को हिंदी नहीं आती थी, पर एक टीवी कार्यक्रम में वे हिंदी में सवाल पूछे जाने पर हिंदी में जवाब देने की कोशिश करने लगे और करीब 1.5 घंटा हिंदी बोलते रहे। क्या तस्लीमा जी भी ऐसी कोशिश कर सकती हैं? तो ये सवाल 50 मिनट पहले आया था और अब मैं देख रही हूँ कि आप हिंदी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है तस्लीमा जी। अच्छा अच्छा, थैंक हाँ, यू। एक बंकिम जी ने लिखा है सवाल कि देश और मानवता एक दूसरे के लिए साधक होना चाहिए, एक दूसरे के लिए परिपूरक होना चाहिए, लेकिन ये देश सरहद, राष्ट्रीयता क्यों मानवता से अमानवीय, बर्बर और क्रूर बर्ताव करते हैं? क्या वजह हो सकती है? जी, मानवता से क्रूरता क्या? के क्रूरता, क्रुएलिटी टुवर्ड्स हम्म। ह्यूमैनिज्म, इसके का क्या कारण हो सकता है? क्या बोलूंगी? अच्छा छोड़िए, एक सवाल और है कि इन दिस सिचुएशन, वंदना प्रसाद ने पूछा है, इन दिस सिचुएशन आर यू विलिंग टू गो बैक टू योर कंट्री? या बट मेरे तो अलाउ नहीं करता है, क्योंकि मेरे को मेरा जो यूरोपियन पासपोर्ट है उसको वीजा नहीं देता है। मेरा जो बांग्लादेश पासपोर्ट है वो रिन्यू नहीं करता है। एक तो वैलिड डॉक्यूमेंट लगेगा जाने के लिए, तो नहीं है। तो ये इंटेंशनली गवर्नमेंट ऐसे ही करता है। नॉट ओनली दैट, मेरा जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, वो तो कोई एम्बेसी से कोई अटेस्टेशन करना जरूरत है। मैं सब कुछ मेरा बहन को बहन को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, बट कोई बांग्लादेश एम्बेसी अटेस्टेशन भी नहीं करता है। इतना क्रुएल्टी, इतना क्या बोलूंगी, एनिमोसिटी चलता है। बट देखिए, मैं तो मानवता को बारे में बात किया, मैं ह्यूमन राइट्स को बारे में, वुमेन्स राइट्स को बारे में बात किया। सबको तो अच्छा अच्छा के लिए, समाज के लिए अच्छा होगा, इसीलिए मैं लिखा। बट मेरे को अलाउ नहीं करता है गवर्नमेंट उधर। इवन वेस्ट बंगाल, मैं तो मर्डरर नहीं है, मैं तो कोई किसी को हार्म नहीं किया, समाज को अच्छा करने के लिए कोशिश किया। और वो दो सोसाइटी, बंगाली सोसाइटी मेरे को पूरा पूरा ये कर दिया ना, बैन कर दिया। इसीलिए मेरा बहुत दुख है। बट व्हाट कैन आई डू, ऑल द टाइम दुखी 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 होने का बाद तो कोई फायदा नहीं है ना। जिधर ही मैं रहती हूँ उधर ही मैं कोशिश करती है लिखने के लिए, क्योंकि if always I want to, maybe I will not be able to live in Bangladesh, if even though if I get permission to enter Bangladesh. But I want to fight for my right to go back to my country. It's not that it was because I was born there, इसीलिए मैं वो कंट्री को बहुत प्यार करता है, इसीलिए नहीं है। मैं मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विश्वास करती है। मैं सोचती है जे ए मैं not only me, if you and everyone is a citizen of this world, we are the children of this of our planet. So we should have the freedom of movement. जिधर ही जाना इच्छा होता है उधर ही जाना फ्रीडम चाहिए। जिधर सेटल करना इच्छा होता है उधर ही सेटल करने का फ्रीडम एवरीबॉडी को लिए चाहिए।
तो इसीलिए बांग्लादेश क्यों मेरे को अपोज करता है जाने का। आज दूसरा कुछ कंट्री मेरे को डिनाई करता है, मैं फाइट करूंगी। ये नहीं है जो वो मैं फाइट करती हूँ बिकॉज आई वाज बोर्न देयर, नो, because it's a place in my art, in my world. So why shouldn't I be allowed to enter that place? Anyway, so I'm very grateful to Indian government. You know, 2004 से तो मैं इधर ही रहती हूँ। जस्ट बीच में कुछ टाइम नहीं, I was not allowed to live here. That was 2007 to 2011. But I hope दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो मेरे को ये देश छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे बहुत बहुत ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सेटल हो गया। डेथ तक इधर ही रहूंगी। I wish I would be able to live here until my death, and I have my cat. She's happy. She's 18 years old. 17 years old. इतना लंबा टाइम तो बिल्ली बाँचता नहीं है इधर। मैं उतना उसको डॉटर जैसा केयर कर रही हूँ। ठीक है, मेरा हिंदी ठीक है, बहुत बिल्कुल भूल है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, आपने इतना संकोच किया, लेकिन आपकी हिंदी देख सुन करके लोग बहुत खुश हैं। और एक सवाल था कि सरस्वती रमेश ने पूछा है, 2 बार इन्होंने ये सवाल पूछा है कि तस्लीमा जी, आप अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में और एक लेखक के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन एक स्त्री के रूप में आप अपने आप को कहाँ रखती हैं? जैसे अभी आपने बिल्ली की बात की और आपने कहा कि उसे आप अपनी संतान की तरह से पिछले 17 सालों से उसको रख रही हैं, और क्या एक स्त्री के तौर पर आपको लगता है कि आपकी कुछ संवेदनाएं अधूरी हैं, या पूरे उनको कह लीजिए कि वो पूरी नहीं हो पाई हैं, या अपने आप को एक बतौर स्त्री क्या आप मुकम्मल समझती हैं, समझ पा रही हैं? क्या क्या बोला फिर? মানে একটা মেয়ে হিসেবে আপনি নিজেকে কিরকম কোথায় প্লেস করছেন? মানে ধরুন, কি? হ্যাঁ, মানে মানে আপনার যে একটা একটা হয় যে এই মা হওয়া, আহ, মেয়ে হওয়া, माँ সেরকম हुआ? হ্যাঁ। नहीं नहीं, मेरा कभी ऐसे कुछ नहीं है। जब मैं एक नारी हूँ, इसीलिए मेरे को मातृत्व होना चाहिए। तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है, कभी नहीं थी। जी। क्योंकि मैं ऑलवेज जो होना चाहती थी वो ह्यूमन बीइंग, ऑनेस्ट सिंसियर ह्यूमन बीइंग। उसीलिए ही मेरा मेरा जर्नी था वो मैं वही कोशिश किया। जे जे मैं डिजॉनेस्ट नहीं हूँ। हाँ, अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ। बहुत संवेदनशील ह्यूमन बीइंग हूँ। उसका दुख जानने के लिए, किसी को प्रॉब्लम का, कुत्ते बिल्ली हो, आदमी हो, नारी हो, सब कुछ के लिए यही मेरे को लगता है ये मेरा जन्म सार्थक है। मातृत्व बजाय रखना पड़ेगा, इसीलिए मेरा जन्म मैं हिंदी सॉरी नहीं ये नहीं, आप हिंदी में बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल आपसे। और कभी मेरे को एक्चुअली दैट परिस्थिति कभी नहीं अराइज हुआ जो मेरे को माँ होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा पर्सन होना चाहिए, चाहती थी, अच्छा पर्सन हो गया। बट वो सिचुएशन, okay, if I could conceive and give birth to a baby, but it didn't happen. Just it was not intentional. It was not like that I will never become a mother. ऐसे नहीं है। So ये जो मदरली फीलिंग है मेरा बच्चा का वो जो बिल्ली का लिए,
ये तो anybody could have that feeling, you know, any man. मेरा कुछ friends है who are male friends, they have बिल्ली है घर, वो तो ये चाइल्ड जैसा ये देखती है ना, ट्रीट करती है बिल्ली कुत्ते को। ये ऐसे कुछ नहीं है जो वो फीलिंग वुमेन को होना चाहिए, वो फीलिंग तो मेल को भी होता है ना। को तो होमोसेक्सुअल जी। मैन भी चाइल्ड एडॉप्ट करता है ना। मेरे तो ऐसे कुछ नहीं है। ठीक तो है। मेरे को नारी को लिए सतीत्व रखो, मातृत्व, ऐसे कुछ मैं आई थिंक दैट दिस अ कंस्पिरेसी ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तस्लीमा जी का कहना है कि एक स्त्री होने के लिए उसे माँ होना जरूरी नहीं है, और जो मातृत्व के भाव हैं वो पुरुष में भी उसी तरह से आ सकते हैं जैसे एक स्त्री में आ सकते हैं, और एक अच्छा मनुष्य होना उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तस्लीमा जी ने हमसे बहुत लंबी बात की और उनका हमने बहुत समय लिया। हम लोगों ने पहले ये सोचा था, तस्लीमा जी कह रही थी कि मैं हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए आपके जो स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो लोग जुड़ेंगे उनके साथ मैं कैसे संप्रेषित करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बातचीत के इस आधे दौर के बाद उनकी हिंदी ने गति पकड़ ली, और शायद आप लोग मुझसे सहमत होंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी। और उन्होंने अपनी कविता एक कविता पढ़ दीजिए और उसके बाद हम आपकी कविता से इस कार्यक्रम का अंत करना चाहेंगे, जो भी आपकी पसंदीदा कविता हो। একটা কবিতা পড়ছি, দেশ বলে থাকতে। দেশ এমনই অপরাধী, মানবতার এমনই শত্রু আমি, এমনই কি দেশদ্রোহী যে দেশ বলে কিছু থাকতে নেই আমার। দেশই তবে কেড়ে নেবে আমার বাকিটা জীবন থেকে আমার স্বদেশ। দেশ দেশ বলে অন্ধের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ গোলার্ধ, পাহাড় সমুদ্র আর সারি সারি বৃক্ষ, অন্ধের মতো আকাশ চাঁদ কুয়াশা রোদ্দুর, অন্ধের মতো ঘাস লতা গুল্ম মাটি, আর মানুষ হাতড়ে হাতড়ে দেশ খুঁজেছি। পৃথিবী ফুরিয়ে অবশেষে জীবন ফুরোতে দেশের তীরে এসে বসে ক্লান্ত পিপাসার্ত মানুষের নিশ্চিন্তিকে তুমি যদি টেনে হিচড়ে তুলে নিয়ে যাও, আজলার জলটাও ছুড়ে দিয়ে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দাও, তবে কি নামে ডাকবো তোমাকে দেশ। বুকের উপর মস্ত পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে বুর্জুতোর পা দিয়ে গলা পিষ্ঠ খুঁচিয়ে তুলে নিয়েছো দুটো চোখ, মুখ থেকে টেনে বের করে নিয়েছো জিভ, টুকরো করেছো, চাবুক মেরে চামড়া তুলে নিয়েছো, গুঁড়ো করে দিয়েছো পায়ের আঙুল, খুলি খুলে মস্তিষ্ক থেতলে দিচ্ছ, বন্দি করেছো, যেন মরে যাই, আমি তবু দেশ বলে তোমাকে ডাকি, বড় ভালোবেসে ডাকি। কিছু সত্য উচ্চারণ করেছি বলে আজ আমি দেশদ্রোহী, মিথ্যুকের মিছিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তুমি চলবে বলে আজ আমি দেশদ্রোহী। মানবতাকে যেন মাটিতে পুঁতে দিই, নয়তো ৭ আসমানে উড়িয়ে দিই, তর্জনী তুলে বলে দিয়েছো। আর যা কিছুই থাক বা না থাক, দেশ বলে কিছু থাকতে নেই আমার জীবন থেকে তুমি দেশ হৃদয় খুঁড়ে নিয়ে গেলে हमारे स्वदेश। बहुत बहुत धन्यवाद तस्लीमा जी, और आप सभी लोग जो हमसे जुड़े, राजपाल प्रकाशन समूह की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और तस्लीमा जी आपका बहुत बहुत आभार, और इस वायदे के साथ हम आपको विदा दे रहे हैं इस बार कि अगली बार आप हमारे साथ एक लंबा और अपनी किताबों पर हिंदी में बात करूंगी। हाँ, और हिंदी में आप आत्मकथाओं के साथ। अभी भी आपने बहुत अच्छी बातचीत की, आप बिल्कुल भी संकुचित ना हो, और बिल्कुल बहुत सारे अभी आप जब ये बंद करेंगी, जब फेसबुक पर कमेंट्स देखेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि लोगों ने आपकी भाषा को, आपकी कविता को बहुत पसंद किया है, और एक बड़ा बड़ा पाठक वर्ग आपके लेखन को, आपके विचारों को पसंद करता है, और आप उनसे रूबरू हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद सबाइके, धन्यवाद, नमस्कार।